When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could be. टाई बियर, क्या तुम हमारी एक बार मदद करोगे प्लीज? टाई के डैड ने टाई से पूछा, जो कि इस वक्त टाई के सामने अपने नीज पर बैठे हुए थे। वो लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी टाई के डैड सडनली टाई के सामने आकर बैठ गए और टाई के डैड फिर से टाई से पूछने लगे कि टाई बियर प्लीज हेल्प अस, हमें तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प अस बियर। अब टाई के डैड के आंखों से आंसू निकलने लगे थे, पर टाई जानता था कि आंसू फेक है। इन आंसुओं का टाई के डैड के लिए कोई भी मतलब नहीं है। तभी टाई के डैड फिर से रोते रोते टाई से पूछने लगते हैं, टाई बियर प्लीज़, हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद करो। तुम हमारे इकलौते बेटे हो जो हमारी मदद कर सकता है इस वक्त, प्लीज ना मत बोलना वरना तुम्हारा भाई जेल चला जाएगा। टाई गुस्से से अपने डैड से पूछता है कि डैड आपको क्या चाहिए। टाई खाना खाना छोड़कर अपने डैड की तरफ देखकर उससे पूछता है कि इस बार आपको क्या चाहिए डैड। ये सुनकर टाई के डैड टाई की तरफ देखने लगते हैं और टाई से कहते हैं कि बेबी प्लीज अपने भाई को बचा लो, उसने एक लड़की का रेप किया है और अब उसे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना सुनते ही टाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो ग्राउंड पर खड़ा हो जाता है अपने दोनों हाथों से अपने माउथ को कवर करते हुए और टाई अपने डैड से फिर से पूछता है क्या क्या किया इसने और आपको मुझसे किस तरह की हेल्प चाहिए। इसने जो भी किया है बहुत गलत किया है, ऐसे कैसे ये किसी लड़की की जिंदगी खराब कर सकता है। अब उसके डैड भी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और टाई के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। इस वक्त टाई के डैड की आंखों में आंसू थे जो कि टाई ने पहले कभी नहीं देखे थे, ना ही उसके डैड ने इस तरह उससे कभी बात की थी। टाई के मॉम डैड हमेशा उससे रूडली बिहेव करते थे। उन्होंने टाई के साथ कभी एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया बल्कि उसे हमेशा एक एनिमल की तरह ट्रीट किया। और उसकी स्टेप मॉम इस वक्त अपनी सीट पर बैठ के ये सारा ड्रामा देख रही थी। तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए कहती है अपने हस्बैंड से, तुम ड्रामा बंद करो और इससे जल्दी से पूछो। तभी टाई के डैड फिर से टाई से कहते हैं कि बेबी तुम्हारे ब्रदर ने एक लड़के का रेप किया है, पर चीजें जैसी दिखती है वैसी कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने ही तुम्हारे भाई को मिलने बुलाया था और फिर वो दोनों मिले और ये सब कुछ सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ है। दोनों ने पहले तो चैट करना शुरू किया, उसके बाद उस लड़की ने इससे पूछा कि वो इससे मिलना चाहती है। तुम्हारे भाई ने उसे उसके फ्रेंड के घर में बुलाया था और इसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर थे और तभी जब वो लड़की जाने वाली थी तब इसके फ्रेंड ने इसे ड्रग दिए और इसने वो ड्रग उस लड़की को पिलाया ताकि वो बेहोश हो जाए और ये लोग उसका रेप कर सके। पर इन लोगों ने सबने मास्क पहन रखे थे इसलिए वो इस सब को नहीं पहचान सकी, पर वो इसकी आवाज़ पहचानती है और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी और इसकी आवाज़ सेम ही है। तो बताओ क्या तुम अपने भाई की मदद करना चाहोगे। टाई को इस वक्त इतना बड़ा शौक लगा था कि वो अपने मुंह से एक सिंगल वर्ड तक नहीं निकाल पा रहा था। आखिर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसका भाई एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसके डैड इस सिचुएशन को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। टाई अपने डैड से पूछता है कि डैड आपको मुझसे क्या चाहिए। टाई ने अपने डैड से पूछा काफी बुरी तरह से अटकते हुए, क्योंकि उसके मुँह से अभी एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था और वो जानता था कि उसके डैड उससे क्या करवाना चाहते थे, पर वो अभी कंफर्म करना चाहता था। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि बेबी हमें तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम इसके एक अकेले ब्रदर हो जो इसकी मदद कर सकता है और तुम इससे बड़े भी हो तो तुम्हें इसकी मदद करनी ही चाहिए। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसकी केयर करो। तभी टाई चिल्लाते हुए अपने डैड से पूछता है कि बताओ डैड तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए। टाई के डैड उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार लगे सारे चार्जेस खुद पर ले लो। तभी टाई को और एक बार बहुत बड़ा शौक लगता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो फिर से अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर लेता है। टाई सोचने लगता है कि उसके डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ, अपने दूसरे बेटे को बचाने के लिए अपनी एक बेटी को मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं वो, जस्ट बिकॉज उसके डैड सोचते हैं कि उसकी मॉम की डेथ उसकी वजह से हुई है। टाई तो आखिर एक फ्रिगाइल लड़का है जो कि एक बटरफ्लाई तक को टच नहीं कर सकता, फिर एक गर्ल का रेप करना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, वो अपने आप पर ये इतना बड़ा दाग नहीं लगने दे सकता जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर। टाई अपने डैड से कहता है कि नो डैड ये रॉन्ग है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा
और तुम्हें इसकी मिस्टेक के लिए इसे पनिशमेंट करना चाहिए, बल्कि मुझे नहीं। मैं इसकी गलतियों की सजा क्यों भुगतूं? ये इसकी गलती है तो इसे अपने चार्जेस खुद पर लेने चाहिए, मुझे नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। आप शायद भूल रहे हो कि मैं भी आपका बेटा हूँ। आप अपने दूसरे बेटे को बचाने के लिए मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते। नहीं डैड, मैं इसके लिए कभी हाँ नहीं बोल सकता, जो कि ठीक नहीं है। पर इसने कुछ गलत किया उस लड़के के साथ तो पनिशमेंट इसे मिलनी चाहिए, ना कि मुझे। क्या इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है जो इसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की? एक लड़के की इज्जत उसके लिए सबसे रिस्पेक्टफुल चीज होती है और इसने उसी इज्जत पर हाथ डाला है। और आपको तो इसे इसकी मिस्टेक के लिए डांटना चाहिए, ना कि इसे इनकरेज करना चाहिए ताकि ये और वही चीज दोबारा कर सके। क्या आप जानते हो आप इस बार क्या कर रहे हो? आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं इसके एलिगेशंस खुद पर ले लूं और आप इसे फिर से दोबारा ये सब करने की परमिशन दे रहे हो। तो बताओ डैड, मैं ऐसा क्यों करूं? आखिर इसने मेरे लिए ऐसा आज तक किया ही क्या है जो इसके लिए मैं इतना करूं? ना ही नहीं, बल्कि आप सब आज तक सिर्फ मेरी अर्निंग पर जी रहे हो। बताओ मुझे कि आखिर आप लोग कमाते ही कितना हो? और आप तो जितना कमाते हो उतना जुआ और सट्टे में उड़ा देते हो। भगवान जाने और क्या क्या शौक है आपके। और आप मुझे अब जेल में भेजना चाहते हो? तो बताओ, मेरे जेल जाने के बाद आपके लिए कमा कर कौन लाएगा? डैड, अगर मैं बार में काम नहीं करता ना तो आप सब लोग आज भूखे बैठे रहते यहाँ पर। आप सब में से कोई यहाँ पर कमाता तो है नहीं और आप लोग चाहते हैं कि अब मैं जेल जाऊँ। ऐसी फैमिली होने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता या फिर मैं अनाथ ही रहता। टाई अब अपनी फैमिली के लिए ताली बजाने लगता है क्योंकि उसे रियली डिस्गस्टिंग फील होने लगा था। सच में उसकी फैमिली में कोई कमाता तो है नहीं और अब वो लोग चाहते कि वो जेल चला जाए। टाई के डैड विल, वो तो उसके ब्रदर को और भी इंस्पायर कर रहे थे कि वो ऐसी गलतियां दोबारा कर सके। टाई ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी फैमिली उसके लिए इतने नीचे गिर सकती है। वैसे भी क्या टाई की फैमिली ने आज तक उसकी कदर की है? जब से टाई की मॉम उसे छोड़कर गई है तब से उसकी केयर करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी टाई की मॉम अपनी जगह से उठते हुए टाई से कहते हैं, यू लिटिल बास्टर्ड, और गुस्सा तो उसके फेस पर साफ साफ झलक रहा था। और वो टाई की तरफ पहुंचते ही उसका गला पकड़ लेती है और वहाँ पर और भी ज्यादा प्रेशर डालने लगती है। टाई अपने मॉम के हैंड पर मारने लगता है ताकि उसकी मॉम उसे छोड़ दे। उसकी मॉम उसे छोड़ने की बजाय और भी ज्यादा प्रेशर डाल रही थी और टाई इस वक्त ब्रीथलेस फील कर रहा था। उसे फील हो रहा था कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है और अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तभी टाई के डैड पीछे से कहते हैं कि छोड़ दो उसे लारा, और वो मर जाएगा, फिर तुम्हारे बेटे को कौन बचाएगा। तभी टाई के मॉम को सिचुएशन की रियलाइजेशन होती है और वो टाई का गला छोड़ देती है। तभी टाई नीचे गिर जाता है और वो अपनी नेक को पकड़ लेता है। टाई की नेक पर इस वक्त रेड मार्क विजिबल था जो कि उसके मॉम के फिंगरप्रिंट थे। टाई लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करता है ताकि वो और ऑक्सीजन ले सके और टाई अपने नीज को हक करके वहीं पर फर्श पर लेट जाता है। तभी टाई की मॉम फिर से उसके तरफ भागते हुए आती है और उसे फर्श पर धक्का देती है। वो टाई के शर्ट को फाड़कर उसके बैक पर स्क्रैच करती है और तभी टाई रोने लगता है, तड़पने लगता है और उसे अब इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो वहीं पर बेहोश पड़ जाएगा और टाई की मॉम वो तो अपनी सफलता पर हंसने लगती है और टाई वहाँ पर फर्श पर ही लेटे लेटे हेल्पलेस फील करते हुए रो रहा होता है। तभी टाई अपने मुंह से एक नाम बार बार लेने लगता है जो कि उसके पास्ट में उसके साथ था, सेव मी जंगकुक। टाई का हार्ट चाहता था कि वो जंगकुक से मदद मांगे पर उसका माइंड ये नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उस इंसान की जिंदगी पर दाग लगा सके। टाई उस इंसान की जिंदगी पर दाग नहीं बनना चाहता था। टाई को इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी मॉम ने डिसाइड किया कि वो उस पर और स्पाइसेस ऐड करेगी। टाई की मॉम अब उसके बालों को खींचने लगती है और टाई तड़पते हुए कहता है कि मॉम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ। टाई के इतने बोलते ही टाई की मॉम को फिर से गुस्सा आने लगता है और टाई की मॉम कहती है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और एक फोगट लाइक तुम मेरे बेटे कभी नहीं हो सकते। यू स्टेन किम थियोंग, ये बात कभी मत भूलना कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और उसका नाम है काय। और तुमने क्या कहा कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे, अब तुम रुक जाओ। और तभी टाई की मॉम टाई के सर को जोर से फर्श पर पटक देती है। तभी वहाँ से टाई के हेड से खून निकलने लगता है और टाई जब वहाँ पर टच करता है तब उसे फील होता है कि उसका ब्लड निकल रहा है और तभी वो और रोने लगता है। उसे लगता है एटलीस्ट उसके डैड को तो उसे बचाना चाहिए था क्योंकि आखिर टाई उनका रियल सन था। पर नहीं, टाई के डैड तो पीछे खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे और टाई का स्टेप ब्रदर काय
फिल वो तो पीछे बैठकर ये सारा तमाशा हंसते हुए देख रहा था, जैसे कि वो कोई कार्टून शो देख रहा हो। टाई फिर से अपने आप को हक कर लेता है और उसकी शर्ट वो तो ऑलरेडी फट चुकी थी और उसके बैग से भी काफी खून निकल रहा था। और तभी उसकी मॉम वापस आती है। उसके हाथ में एक बाउल सूप का होता है जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। तभी टाई की मॉम वो सूप धीरे धीरे टाई की बॉडी पर डालने लगती है। टाई फिर से तड़पने लगता है, फिर से रोने लगता है। उसकी स्किन ऐसे लग रही थी जैसे कि फट रही हो और टाई को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी सांसें रोककर वहीं पर खत्म कर ले अपने आप को। तो ऐसा नहीं कर सकता था। इंसान एक इंसान को देखे हुए तो वो नहीं जा सकता था। पीछे छोड़कर आया था कई सालों पहले और अब तो इंसान कभी पीछे मुड़कर टाई की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा और इस हालत में तो कभी भी नहीं, और ना ही वो कभी टाई से इस हालत में बात करना चाहेगा। बट फिर भी टाई उस पर्सन से एक बार लाइफ में फिर से मिलना चाहता था और तभी टाई उस इंसान के बारे में सोचते सोचते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। टाई बहुत रो रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, अपने डैड से मदद के लिए पूछ रहा था, पर उसके डैड ने भी उसकी कोई मदद नहीं की क्योंकि उसके डैड अपनी बेबी के खिलाफ नहीं जा सकते थे कि टाई के डैड अगर अपनी वाइफ के खिलाफ गए तो उनकी बेबी उन्हें मार भी सकती थी। तो टाई के डैड अपने बेटे को अब्यूज होते हुए देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर उसके मॉम का अब्यूजमेंट यहीं पर खत्म नहीं हो रहा था। टाई की मॉम फिर से एक चम्मच लेकर बाहर आई और अब वो उस चम्मच से टाई को मारने लगी थी। टाई अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और टाई के दोनों हाथों को उसके बैक में पकड़ लेता है ताकि वो मूव ना कर सके और उसकी मॉम उसे फिर से मारना शुरू करती है और टाई फिर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और टाई को पता था कि उनके पड़ोसी उन्हें सुन रहे होंगे, पर वो भी इस बात में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि टाई की मॉम बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो टाई के पास सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तभी टाई की मॉम उसे मारते हुए पूछते कि बताओ, क्या तुम हमारी बात सुनोगे? क्या तुम वो सब करोगे जो हम तुमसे कहेंगे? क्या तुम सारे एलिगेशंस अपने आप पर लेने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब तुम ये कहोगे कि तुम खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हो। और टाई के पास इस वक्त वो करने के अलावा और कोई भी इलाज नहीं था। तभी वो अपने मॉम से कहता है कि मैं सब कुछ करूंगा मॉम, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वो सब करूंगा जो आप मुझसे कहोगी। मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूँ और उसके सारे इल्जाम खुद पर लेने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे छोड़ दो। फाइनली टाई की मॉम यहाँ पर रुक जाती है। टाई ये कन्फेस करता है कि वो सारे एलिगेशंस खुद पर लेने के लिए तैयार है और तभी टाई वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि ये पेन उसकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा था। टाई एक फ्रेगाइल और स्किनी लड़का है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कभी पीसफुली ईट तक नहीं करने देते। सुबह जल्दी घर से निकल जाता था ताकि उसे अपने मॉम डैड को फेस ना कर सके और फिर से वो लोग कोई फाइट न शुरू कर दे। बट आज सुबह जब उसके डैड ने उसे बहुत ही प्यार से पूछा नाश्ते के लिए, तब वो अपने डैड को मना नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा अपने फैमिली के प्यार के लिए तड़प रहा था। और आज जब इतने सालों बाद उसके डैड ने उसे नाश्ते के लिए पूछा तो वो मना नहीं कर पाया। पर जैसे ही टाई ने खाना खाना शुरू किया वैसे ही टाई के डैड उसके सामने आकर बैठ गए और फिर ये सब कुछ हो गया। अब शाम गुजर चुकी थी और चांद भी आसमान में दिखने लगा था। टाई भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। उसकी बॉडी में उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी बॉडी मदद के लिए चिल्ला रही थी और उसका गला पानी के लिए तड़प रहा था। टाई को फील हो रहा था कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, पर इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे एक गिलास पानी तक दे सके। और उसकी मॉम उसने तो उसे पीछे मुड़कर देखना तक सही नहीं समझा। बट बहुत ही जल्द टाई ने देखा कि उसके फेस के सामने कोई एक ग्लास लेकर खड़ा हुआ है। टाई उठने की बहुत कोशिश करता है पर उसके बॉडी में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि फिर से वो जमीन पर गिर जाता है। बट फाइनली कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद वो जमीन पर बैठ जाता है और वो देखता है कि उसके डैड एक गिलास पानी लेकर उसके सामने खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर अब टाई की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। टाई की बॉडी बहुत ज्यादा पेन में थी। उसके हाथ अब कांपने लगते हैं। जब वो ग्लास को पकड़ने जाता है तब टाई को पता था कि उसे डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, पर उसके मॉम डैड उसे ये कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो आखिर 2 ग्लास पानी पीने के बाद टाई डिसाइड करता है कि वो अपने रूम की तरफ धीरे धीरे जाएगा और तभी वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जमीन से उठता है और खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जिमिन जंगू को पूरे ऑफिस में उसे आवाज देते हुए ढूंढ रहा होता है, पर उसे जंगू कहीं भी नहीं मिलता है। और आखिर जब वो अपने ऑफिस की रूफटॉप पर पहुंचता है तब उसे वहाँ पर जंगू मिलता है जो कि छत की रेलिंग पे पास खड़ा होकर कॉफी पी रहा होता है। और तभी
वो देखता है कि जिमिन उसके पास भागते हुए आ रहा है और वो जिमिन को पीछे मुड़कर देखता है। और जिमिन को तब अच्छा लगता है जब जंगकुक को वो अकेला पाता है, क्योंकि उसे सच में उससे प्राइवेट कुछ बात करनी थी। जब जंगकुक देखता है कि जिमिन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, तब वो जिमिन से पूछता है कि हे जिमिन, क्या हुआ? तुम इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? क्या युंगी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है या फिर तुमने उसकी न्यू कैट के साथ कुछ कर दिया है? जिमिन अपने हाथ को सहलाते हुए अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक गया था। और जब जंगकुक देखता है कि जिमिन अब शांत हो गया है, तो वो जिमिन से पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर बैठना चाहोगे? क्या अब तुम ठीक हो? जिमिन कहता है नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो जंगकुक, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैंने ये बात मिस्टर हान से सुनी है लॉ सूट में। मैंने सुना है कि वो कोई केस लड़ने जा रहे हैं किम थेओंग के खिलाफ। किम थेओंग ये नाम सुनकर जंगकुक की आंखें अब खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो नाम एक ज़माने में जंगकुक का फेवरेट हुआ करता था, जिसे लेते हुए जंगकुक दिन भर थकता नहीं था। जंगकुक को यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है और वो जिमिन से पूछता है कि सॉरी, फिर से बोलना। जिमिन जंगकुक को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि किम थेओंग का केस कह रहा है कि उसने एक लड़की का रेप किया है और इसी मामले में पुलिस ने उसे अरेस्टेड भी किया है। उस लड़की का कहना है कि उसने उसका फेस तो नहीं देखा है, पर उसकी आवाज़ सुनी है और आवाज़ से किम थेओंग को पहचान लिया गया है। और किम थेओंग ने भी ये कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया है और वो दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे। और उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह बिगड़ जाएगी। और किम थेओंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया अपने फ्रेंड के घर में। और किम थेओंग ने उस लड़के से कहा था कि उनके घर में कुछ पार्टी है, पर जब वो लड़की वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर सिर्फ 6 लड़के थे। तो सब कौन थे वो लड़की ये सब नहीं जानती, क्योंकि उन सब ने मास्क पहने हुए थे और किम थेओंग ने भी। और जब उसने फैसला किया कि अब वो चली जाएगी वहाँ से, तब किम थेओंग ने उसे एक ग्लास ड्रिंक लेने के कहा। जब उसने एक ग्लास ड्रिंक ली तभी वो वहाँ पर बेहोश हो गई। और जब वो सुबह उठी तब वो काफ़ी मेसी स्टेट में थी। वो बेड पर नेकेड थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। जंगकुक रिपीटेडली ब्लिंक करता है ताकि वो सारी बातें हजम कर सके। इतनी बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ सुनने के बाद वो जो कॉफी कप था वो भी उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद जिमिन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? तुम तो उसके साथ काफ़ी दिनों से रहे हो ना, तुमने उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? तुमने तो लास्ट टाइम मुझे बताया था कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है। जंगकुक उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ क्यों जानना है जिमिन? अब वो मेरा कुछ नहीं लगता और ये सब क्या है? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने लाइफ में कभी एक बटरफ्लाई तक को टच करने की कोशिश नहीं की और तुम कह रहे हो कि उसने एक लड़की का रेप किया है। और यहाँ पर जिमिन थोड़ा डर जाता है जब वो देखता है कि जंगकुक उसे एंग्रीली घूर रहा है। तभी वो जंगकुक से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जंगकुक, एक्चुअली ये एक ओपन एंड शट केस है। किम थेओंग ने खुद ही कन्फेस किया है और उसने कहा है कि सारे एलिगेशन जो कि उस पर लगाए गए हैं और वो सच है, उसने सच में उस लड़की का रेप किया है। ये सुनने के बाद तो जंगकुक को फिर से एक बहुत बड़ा शॉक ही लग जाता है। उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, उसकी बॉडी उसे ऐसे फील हो रही थी जैसे कि नम हो रही हो। जंगकुक जिमिन से पूछता है कि क्या सच में उसने ये कन्फेस किया है? आई थिंक मुझे लगता है कि उन लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिमिन, क्योंकि वो लड़का ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। पर तभी जिमिन उससे कहता है कि तो अब भी तुम उस पर बिलीव करते हो? जिमिन उससे कहता है कि क्यों नहीं जिमिन, पिछले 6 सालों में मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया, अपने हार्ट से निकाल नहीं पाया, तो फिर मैं उस पर बिलीव करना कैसे छोड़ सकता हूँ? जिमिन उससे कहता है कि लोग बदल जाते हैं जंगकुक टाइम के साथ। जंगकुक जिमिन से कहता है कि बट वो कभी नहीं बदल सकता, मैं उसे काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, जितना कि उसे कोई और नहीं जानता। और जब जिमिन टाई के खिलाफ बोलने लगता है तब जंगकुक को काफी गुस्सा आता है। और जब जिमिन ने देखता है कि जंगकुक उसे एंग्रीली घूर रहा है तब वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे रोक लेता है। जंगकुक जिमिन से कहता है कि मुझे इस केस के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, ये ओपन एंड शट केस नहीं हो सकता और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा बिना पूरा सच जाने। अभी वो दोनों रूफटॉप पर रखे काउच पर बैठ जाते हैं और जिमिन उससे कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ और पुलिस ने भी उससे पूछने की कोशिश की है कि क्या उसे कोई फोर्स कर रहा है ये सब कन्फेस करने के लिए, क्योंकि वो एक स्किनी और फ्रेगाइल लड़का है जो कि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और वो तो उस लड़की से भी डर गया जब उस लड़की ने उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। वो तो उस लड़की के टच से भी बहुत ज़्यादा डर गया था। और
और यहीं पर इंस्पेक्टर उंगी को कुछ गड़बड़ लगी और उन्हें लगा कि ये लड़का बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है, ये लड़का ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकता। पर किम थेओंग ने खुद कहा है कि वो लोग उसे जो पनिशमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, वो सब कुछ भुगतने के लिए तैयार है। उसके कन्फेशन के बाद तो मिस्टर युंगी भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, बट वो चाहते थे कि वो इस केस में डीपली जाए। बट वो भी क्या करे जब ऊपर से ये ऑर्डर आ चुका था कि इस केस को शट किया जाए। और तभी मिस्टर युंगी ने उसके गले पर एक निशान देखा था। ये सुनकर जंगकुक जिमिन से पूछता है कि उसने ऐसा क्या देखा था उसकी बॉडी पे। जिमिन उसे बताता है कि ये तो कंफर्म नहीं है, बट युंगी ने उसके नेक पर कुछ रेड मार्क देखा था, जैसे कि उसकी स्किन जल रही हो, और वैसा ही सेम निशान उसके हाथ पर भी था। और जब थेओंग ने देखा कि युंगी उसके हाथ की तरफ देख रहा है, तब उसने अपने हाथ को और अपने गले को छुपाने की कोशिश की। अब जंगकुक की बॉडी बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है अब जंगकुक अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगता है और उसके आंखों से कुछ आंसू भी गिरने लगते हैं। जंगकुक जिमिन से पूछता है कि अभी वो कहाँ है। जिमिन उसे बताता है कि वो मिस्टर मीन के लॉकअप में है। इतना सुनते ही जंगकुक पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। जंगकुक जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वो मिस्टर मीन से कहता है कि उसे थेओंग से मिलना है, वो थेओंग का लॉयर है। मिस्टर मीन अपनी कुछ फाइल्स पर वर्क कर रहे होते हैं और जैसे ही उन्हें जंगकुक की आवाज़ आती है, वो ऊपर देखते हैं और मिस्टर मीन जंगकुक से पूछते हैं सॉरी, फिर से बोलना। और जंगकुक को पता होता है कि मिस्टर मीन ने उन्हें साफ साफ सुना है, पर फिर भी वो जंगकुक का मूड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर मीन को जंगकुक का मूड ऑफ करने में बड़ा मज़ा आता है। जंगकुक एक बार फिर से उन्हें पूछता है मिस्टर मीन, मैं थेओंग का लॉयर हूँ, क्या आप मुझे उसके लॉकअप तक लेकर जा सकते हैं। मिस्टर मीन जंगकुक से कहते हैं कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि थेओंग ने खुद कहा है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता और ऊपर से उसे कोई लॉयर भी नहीं चाहिए। उसका केस काफ़ी सिंपल है, तो इस केस को शट किया जाए। मुझे लगता है ना कि वो बस ये चाहता था कि वो बस अरेस्ट हो जाए और हमेशा के लिए जेल में ही रहे। जंगकुक को यहाँ पर अब गुस्सा आने लगता है और वो मिस्टर मीन से कहता है कि मिस्टर मीन, अगर मैंने कहा है कि मैं उसका लॉयर हूँ तो आपको ये बात सुननी ही होगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे लॉयर चाहिए या नहीं। अगर मैंने कहा है कि मैं उसका लॉयर हूँ तो हूँ, और वो मेरा क्लाइंट है। तभी मिस्टर मीन जंगकुक से कहते हैं कि लुक मिस्टर जियोन, मैं भी उसके बारे में कंसर्नेड हूँ। जैसा कि उसने सारे चार्जेस अपने ऊपर ले लिए, पर वो क्रिमिनल की तरह नहीं लगता। पर अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ अगर आपका सो कॉल्ड क्लाइंट किसी से मिलना ही नहीं चाहता। तभी जंगकुक मिस्टर मीन के टेबल पर एक एनवेलप रखते हैं जिसके अंदर कमिश्नर के ऑर्डर्स होते हैं कि इस केस को फिर से ओपन किया जाए। और इससे मिस्टर मीन को पता चलता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी मिस्टर मीन जंगकुक से कहते हैं कि जंगकुक, यू आर रियली इंटरेस्टिंग। जंगकुक मिस्टर मीन से कहता है कि ठीक है, मुझे इंस्पेक्शन रूम तक पहुंचाओ, मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर मीन अपने एक ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि वो जंगकुक को थेओंग के रूम तक पहुंचाए। जंगकुक वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर मीन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, वैसे मिस्टर जियोन, आप इस केस में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। जंगकुक मिस्टर मीन को जवाब देते हुए कहता है, इन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मिस्टर मीन कहता है, या यू आर राइट, वैसे भी मैं इतना ज़्यादा फ्री तो नहीं हूँ कि किसी क्रिमिनल की हेल्प करूँ। वैसे भी वो क्रिमिनल लगता तो नहीं है, बट उसने अपने आप ये कन्फेस किया है कि वो गिल्टी है अपने गुनाहों के लिए। जंगकुक पीछे मुड़कर मिस्टर मीन को एक बार घूर कर देखता है और वहाँ से चला जाता है थेओंग से बातचीत करने के लिए। जंगकुक जैसे ही इंस्पेक्शन रूम में पहुँचता है, वो देखता है कि थेओंग वॉल की तरफ फेस करके खड़ा है और वहाँ पर टेबल के सामने 2 चेयर्स रखी हुई थी उन्हें बातचीत करने के लिए। जंगकुक का हार्ट बहुत ज़्यादा तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अब वो थेओंग का आवाज़ देने वाला होता है। वैसे ही वो अपने हार्ट को शांत करने की कोशिश करता है और थेओंग का आवाज़ लगाता है, किम थेओंग। ये 2 शब्द ही काफ़ी होते हैं थेओंग के हार्ट को उसके सीने से बाहर निकालने के लिए। वो आवाज़ दोबारा सुनकर अब थेओंग को पसीने आने लगते हैं। थेओंग की आंखें बड़ी हो जाती है उस पर्सन का साउंड फिर से सुनने के बाद जिसे वो कई सालों पहले प्यार करता था। उन्हें सिर्फ एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत थी और इसके बाद तो वो दोनों जैसे एक दूसरे की बाहों में भागकर बस आ ही जाने वाले थे। थेओंग अब भी पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं था। तभी जंगकुक उससे फिर से आवाज़ लगाता है, मिस्टर किम, आई एम योर लॉयर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम बात कर सकते हैं। इस बार थेओंग पीछे मुड़कर देखता है और वैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं और यहाँ पर उनकी धड़कनें फिर से तेज हो जाती है। उन दोनों का हार्ट फिर से तेजी से धड़कने लगता है। तभी थेओंग क्रैकिंग साउंड में कहता है, मेरा लॉयर।
पर मैंने तो कोई लॉयर नहीं हायर किया है। जंगकुक उससे कहता है कि हाँ, मैं उसी बारे में तो तुमसे बात करने आया हूँ। और आखिर जंगकुक इसीलिए तो यहाँ पर आया था ताकि वो ताएयोंग की मदद कर सके। अब वो दोनों आमने सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी जंगकुक उससे कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा पतले हो गए हो। जंगकुक को ये रियलाइज भी नहीं होता कि उसने इस वक्त ताएयोंग से क्या कहा है। ताए अपनी बॉडी को अपने हैंड से कवर करने की कोशिश करता है, पर उसके स्मॉल हैंड्स उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते थे। और जंगकुक को जब रियलाइज होता है तब वो ताएयोंग से माफी मांगता है। आई एम सॉरी, बाय द वे तुम कैसे हो? जंगकुक के इस सवाल पर आखिर टाई क्या जवाब देता? यही कि उसके मॉम डैड उसे अब्यूज करते हैं, उसे मारते हैं, उसे बुरी तरह से पेश आते हैं। पर टाई उसे इसका उल्टा जवाब देता है, आई एम फाइन, और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? ताएयोंग इस वक्त भी बात करते हुए जंगकुक की आंखों में नहीं देख रहा होता है, वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही देख रहा होता है। तभी जंगकुक उससे कहता है कि नहीं, तुम ठीक तो नहीं लग रहे। देखो टाई, तुम्हें मुझे सच बताना होगा। मैं तुम्हारा लॉयर हूँ और मुझे सब कुछ सच सच जानने का पूरा अधिकार है। तभी टाई जंगकुक से कहता है कि मिस्टर जियोन, मैंने ऑलरेडी कन्फेस कर चुका हूँ कि मैं अपने गुनाहों के लिए गिल्टी हूँ, तो अब उन सब के बारे में पूछताछ की क्या ही जरूरत है। जंगकुक टाई से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, और फिर रेप करना, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। और वैसे भी तुम गे हो, तो तुम ये मत सोचो कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। और ताएयोंग यहाँ पर भूल गया था कि वो गे है, और ये बात जंगकुक भी जानता है। और इस फैक्ट को तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, और ना ही अब वो जंगकुक से झूठ बोल सकता है। फिर भी वो एक आखिरी कोशिश करने की कोशिश करता है। मिस्टर जियोन, लोग चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ, और वैसे भी मैंने नहीं कहा कि मुझे कोई लॉयर चाहिए। और आखिर वो इंसान कौन है जिसने तुमने मेरा केस हैंडल किया है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछना तो टाई के लिए जरूरी था, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी इतनी केयर कर सके, उसके लिए लॉयर तक हायर कर सके। पर जंगकुक उससे कहता है, आई डिड बेबी, नाउ टेल मी व्हाट यू गोना डू अबाउट इट। और जो जंगकुक ने निकनेम यूज किया, उसके बाद तो टाई को जैसे कुछ कुछ होने लगता है, और फिर से उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगती है। पर ये कोई ना राइट समय था और ना राइट जगह थी ऐसी बातें करने के लिए। टाई जंगकुक से कहता है, मिस्टर जियोन, स्टॉप कॉलिंग मी दैट, अब मैं तुम्हारा बेबी नहीं रहा। जंगकुक स्मिर करता है और टाई के फेस को पकड़ के उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। और वो टाई से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है? अगर तुम मुझे छोड़कर चले भी जाओ तो मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है वो हमेशा खाली ही रहेगी, और आज भी तुम्हें ये जगह खाली ही मिलेगी। और इतना सुनने के बाद टाई की आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। अब वो रोने लगता है। अब वो और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था, और वो जंगकुक के सामने ही रोने लगता है, क्योंकि उसे जंगकुक और उसके पुराने दिन याद आने लगते हैं। और जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए टाई के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसका सिर अपने पेट से लगाकर उसे हग कर लेता है, और टाई भी उसे हग कर लेता है, और वो रोने लगता है फिर से। और अब तो टाई को ऐसा लगता है जैसे उसने अपने लिए जन्नत ढूंढ ली हो फिर से। और वो जंगकुक को इतने टाइटली हग कर लेता है जैसे कि जंगकुक को अगर वो छोड़ेगा तो जंगकुक को जैसे गायब ही हो जाएगा। और जंगकुक अब टाई के बालों को सहलाने लगता है ताकि वो टाई का कुछ दर्द कम कर सके। जंगकुक टाई से कहता है, इट्स ओके बियर, तुम्हारे दिल में जो भी है वो सब बाहर निकाल दो, और इसके बाद तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आज का दिन है तुम्हारे पास, आज रो लो। और जब जंगकुक का हाथ टाई के बैक पर पहुंचता है ताकि वो टाई को सहला सके, ऐसे ही टाई के मुंह से एक छोटी सी चीख निकलती है, जिससे सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है कि आखिर टाई को क्या हो गया। टाई के चेहरे पर दर्द साफ साफ झलक रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक को कुछ अजीब सा ही लगता है। जंगकुक एक बार फिर से कोशिश करता है टाई के पेट को सहलाने की, पर इस बार जंगकुक की आंखों में देखकर अपना हेड शेक करते हुए उसे ना कहता है। और इस बार जंगकुक समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, और इस बार उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी पूरी बॉडी गुस्से से जैसे लाल हो रही थी, और इस वक्त उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो उस सब का खून कर दे जिन्होंने भी उसके बियर की ऐसी हालत की है। वो अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए टाई से पूछता है, बियर, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि असली गुनहगार कौन है तो क्या तुम मुझे बताओगे? देखो, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ और मुझे सब कुछ जानने का अधिकार है। मुझे ये जानना जरूरी है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। टाई फिर से रोते हुए उसे कहता है कि मैं नहीं कर सकता ऐसा गुकी, प्लीज। जंगकुक अब टाई के सामने नीचे डर्टी फ्लश पर बैठ जाता है और टाई के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसे पूछता है, बियर प्लीज अपने गुकी को सब कुछ सच सच बताओ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे दर्द तुमसे दूर कर दूंगा,
क्योंकि मैं अब भी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। अब टाई फिर से रोने लगता है और टाई की ऐसी इतनी बुरी हालत देखकर जंगकुक भी अपने टीयर्स रोक नहीं पाता और वो भी रोने लगता है। तभी टाई जंगकुक को बताता है कि ये सब उन्होंने किया है। टाई जंगकुक को नाम नहीं बताता तो जंगकुक उससे फिर से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं, उनका मुझे नाम बताओ। टाई जंगकुक से कहता है कि तुम इस 30 फ्लोर पर क्यों बैठे हो, उठ जाओ जंगकुक। जंगकुक टाई की बातों को फिर से इग्नोर करता है और उससे फिर से क्वेश्चन करता है कि मुझे उनका नाम बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। जंगकुक टाई को अब बता देता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ ये सब कुछ किया है और जंगकुक ने ये बात पहले ही गेस कर ली थी, फिर भी वो एक कंफर्मेशन चाहिए था। जंगकुक अब एक शार्प एंग्री ब्रीथ लेता है ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। वो अपनी आंखों को टाइटली क्लोज कर देता है और टाई उससे फिर से पूरी बात बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने ये सब कुछ किया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया है गुकी। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सब कन्फेस नहीं करूँगा तो वो मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगे। और जंगकुक टाई से कहता है कि तो तुम्हारे भाई ने उसका रेप किया है और उन्होंने तुम्हें सारे चार्जेस अपने ऊपर लेने के लिए मनाया है। बेसिकली उन्होंने तुम्हें फोर्स किया है। टाई जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा होता है और गुस्सा तो उसके फेस पर साफ साफ झलक रहा होता है। टाई जंगकुक से कहता है कि गुकी तुम उनके साथ कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज उन्हें मेरे साथ जो भी करना है उन्हें करने दो, पर तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। वो मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो चाहते कि मैं उन्हें प्रूव करूँ कि मैं उनका बेटा हूँ तो ठीक है, मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आखिर वो भी मुझे वैसा ही प्यार करे जितना कि वो लोग मेरे भाई से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सब भी मुझसे प्यार करे, प्लीज तुम उनके साथ कुछ भी मत करना। इतना सब सुनने के बाद जंगकुक अपनी आंखें टाइटली क्लोज कर देता है। उसे अब खुद पर शर्म आने लगती है कि वो टाई को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, वो टाई को वो प्यार देने में फेल हो गया। अब उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि जो लड़का प्यार के लिए इतना भूखा हो वो किसी का रेप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और वो यहाँ पर इनोसेंट है, ना कि गिल्टी। जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी टाई उससे कहता है कि गुकी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उनके साथ कुछ भी नहीं करोगे, वो मेरी फैमिली है, मैं उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता। जंगकुक टाई से कहता है ये जानने के बाद भी कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है तुम फिर भी उनका प्यार चाहते हो। आखिर क्यों टाई, तुम मुझे एक बार बोल कर तो देखते कि तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, मैं तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया लाकर रख देता। आखिर क्यों तुमने मुझे खुद से दूर किया जबकि मैं तुमसे डीपली प्यार करता था। टाई जंगकुक से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो गुकी। जंगकुक उससे कहता है कि क्यों, आखिर क्यों तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर क्यों तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो और तुम ये नहीं चाहते तुम्हारी फैमिली उनके क्राइम्स के लिए गिल्टी हो। बट मैं तुमसे आज एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें गिल्टी साबित करके रहूंगा और तुम तो जानते हो कि मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। मार्क माय वर्ड्स, उनकी बॉडी का हर एक कतरा अपने किए पर पछताने वाला है। तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कितना बड़ा डेविल हूँ। जंगकुक स्मिर्क करता है पर वो जैसे ही टाई की तरफ देखता है उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। गो की बातें सुनने के बाद तो टाई का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। जंगकुक टाई की तरफ देखकर कहता है कि बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अभी वही तुम्हारा एंजल गुकी हूँ। वो टाई के फेस को अपने एक हाथ से क्यूब करता है, तभी वो देखता है कि टाई के नेक पर कुछ मार्क है। जब जंगकुक टाई के नेक पर प्रॉपर्ली देखने की कोशिश करता है तब टाई को रियलाइज होता है कि जंगकुक क्या देखने की कोशिश कर रहा है और वो अपने कॉलर से अपनी नेक को ढकने की कोशिश करता है और जंगकुक बड़ी ही सॉफ्टली अपनी आंखों से टाई को वार्निंग देता है। और अब जंगकुक टाई की नेक पे बहुत ज्यादा क्लोज आ गया होता है जिससे कि टाई उसकी बीट्स अपने नेक पर फील कर सकता था। जंगकुक टाई की शर्ट के 2 बटन्स खोल लेता है और जब वो टाई के बैक पर देखता है तब उसकी आंखें तो जैसे खुली की खुली ही रह जाती है। जंगकुक को ये देखकर बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि टाई की नेक पर बहुत बड़ा स्क्रैच मार्क होता है और जब वो डीपली देखने लगता है टाई के शर्ट में तब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा रेड पैच भी है जो कि जलने का निशान होता है और वही निशान टाई के पेट पर और उसके हैंड्स पर भी होता है। सब देखकर अब जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने फेस को
जोर से टेबल पर मारता है और टाई अपने ईयर्स कवर कर लेता है। और यहाँ पर टाई को लगता है कि अब जंगकुक उसकी वजह से डिस्गस्टिंग सा फील कर रहा है। वो अपनी बॉडी को विदाउट मूव के वहीं पर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और जब जंगकुक उसकी तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि टाई इस वक्त कितना ज्यादा डरा हुआ है। तभी जंगकुक टाई को हग कर लेता है और उसे ये फील करवाता है कि जंगकुक उसके साथ है और उसे कुछ नहीं होगा। तभी जंगकुक टाई से कहता है कि मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और दूसरी तरफ टाई ये सोच रहा था कि जंगकुक उसकी वजह से डिस्गस्टिंग फील कर रहा है, पर ये बात तो सरासर झूठ थी। जंगकुक टाई से फिर कहता है कि मैं आज खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया और आखिर मैं ये बात क्यों नहीं समझ पाया कि तुम्हें ब्रेकअप क्यों चाहिए। मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें स्पेस चाहिए, पर देखो ना कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं। अगर उसी वक्त मैं तुम्हें जाने से रोक देता तो आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता हमें। फिर ऐसे कैसे मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। और इस वक्त दोनों रोने लगते हैं और जंगकुक टाई के हाथ को पकड़कर अपने आप को ही मारने लगता है और वो टाई से कहता है कि प्लीज़ मुझे मारो बियर, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, प्लीज़ की वजह से तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड का अब्यूज़ सहना पड़ा, प्लीज़ मुझे मारो। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। बट टाई उसे मारने की बजाय जंगकुक के फेस को क्यूब करता है और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखता है क्योंकि जंगकुक को इस वक्त शांत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था और टाई के पास उसे चुप कराने के लिए बस एक ही इलाज था जो कि उसने किया, जैसा कि वो पहले किया करता था जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। और पहले उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा था, बट वो सब कुछ खराब हो गया सिर्फ और सिर्फ टाई के पेरेंट्स की वजह से। टाई पीछे हटने की जब कोशिश करता है तब जंगकुक उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। टाई को लगा था कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो किस करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो पीछे हटने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे अपनी तरफ पुल करके उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। पर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों पुलिस स्टेशन में है और क्या कर रहे हैं, तब वो दोनों स्टॉप कर देते हैं और अब जंगकुक टाई को अपनी बाहों में उठाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगता है। वैसे ही टाई उसे पूछता है कि जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे रखो, कोई हमें देख लेगा। पर जंगकुक उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बेल करवा दी है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक रहने दूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ मिस्टर मीन ये सब कुछ देख रहे होते और उन्होंने पुलिस स्टेशन में सबसे शर्त भी लगाई होती है कि लॉयर जियोन अपने लवर को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लेकर आएगा और वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। और मिस्टर मीन यहाँ पर शर्त जीत जाते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने शर्त पर जो पैसे लगाए थे वो भी जीत जाते हैं। और जब वो जंगकुक को देखते हैं कि जंगकुक बाहर जा रहा है, वैसे ही वो उन्हें रोक लेते हैं और वो जंगकुक से कहते हैं मिस्टर जियोन तुमने टाई की बेल तो करवा दी है, पर याद रखना कि तुम किम थे-होंग को शहर से बाहर नहीं लेकर जा सकते। और जंगकुक उसे पलट कर जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगा था कि एक लॉयर कानून के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं जानता होगा। मिस्टर मीन उसे कहते हैं कि ओ मैं तो बस तुम्हें थोड़ा परेशान करने के बारे में सोच रहा था। जंगकुक मिस्टर मीन से कहता है ठीक है, अपने आप को शाबाशी दे दो क्योंकि तुम इसमें फेल हो चुके हो। आज मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। और मिस्टर मीन उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम दोनों ने पैचअप कर लिया है और हाँ ये सब ठीक भी है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वैसे भी ये लड़का इनोसेंट लगता है, गिल्टी नहीं। जंगकुक मिस्टर मीन से कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न मिस्टर मीन। और यहाँ पर मिस्टर मीन की बातें सुनकर टाई को बहुत ज़्यादा शाय फील होने लगता है क्योंकि जंगकुक ने अभी भी उसे नीचे नहीं रखा था। टाई इस वक्त भी जंगकुक के बाहों में था और वो शायली जंगकुक से कहता है कि गुकी आई एम शाय, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर जाओ।